So welcome again in Physics with you. This time we are with the application of Hagen principle part 2 refraction. We have already done the reflection और हमने रिफ्लेक्शन में समझ लिया है कि हाइगन प्रिंसिपल को यूज कैसे करना है, वेव फ्रंट के वे में हम रिफ्लेक्शन को किस तरीके से समझेंगे। हमने ये कर लिया था लास्ट वीडियो में और इस टाइम हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के लिए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम एक और वेवलेट को समझ लेते हैं कि वेवलेट क्या होता है, फटाफट समझेंगे। वेव फ्रंट पे आप किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि बहुत बड़ी लाइट हो और उसके आगे प्रोपोगेशन करने से छोटी छोटी लाइटें वहां पे जनरेट कर गई हैं। और इसका जो डिस्टरबेंस है, जो ये इसको डिस्टरबेंस कहते हैं बेसिकली, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन वी ये मान लेते हैं और डेल्टा टी टाइम में जो जनरेट हुआ होगा, तो रेडियस सर्कल का या स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं, 3D की बात करें तो आर होगा और इस तरीके से एक डिस्टरबेंस जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा डिस्टरबेंस हर जगह जनरेट होगा डिपेंडिंग ऑन कि उस मीडियम में वेलोसिटी क्या है। राइट, मैं बार बार मीडियम की बात कर रहा हूँ, इस बार ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो बात समझ में आई कि वेवलेट क्या है, वेवलेट एक छोटे छोटे सेकेंडरी स्फेरिकल वेव है, जैसे छोटी छोटी लाइट होंगी जो खुद एक नए सोर्स की तरह अब आप ट्रीट करवा सकते हैं एज पर हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि इसके जो भी आपके सेकेंडरी ये वेवलेट बने हैं, जिसका रेडियस आर था, आर नहीं भी था, मतलब एक पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम में जहां भी गया हो, उसको आप जोड़ लीजिए, मिला लीजिए, लोकस बना दीजिए, उसका लाइन डाल दीजिए, तो एक एनवेलप तैयार हो जाता है। तो जो फॉरवर्डिंग होता है उसको हम कहते हैं नया वेव फ्रंट बन गया। ये है हाइगन प्रिंसिपल, दैट एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ वेवलेट। वेवलेट खुद में सेकेंडरी होता है, कहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए कह देते हैं। एंड न्यू फ्रंट इज द एनवेलप ऑफ न्यू वेवलेट्स। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेव फ्रंट, सॉरी, क्या कहते हैं, वेवलेट और हाइजन प्रिंसिपल की क्या कपलिंग है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि सर वेलोसिटी आपकी सेम नहीं रहने वाली, मीडियम बदलने वाला है। हम बात क्योंकि कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। चलिए लगे हाथ तो रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पता है मुझे कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं, पर रिफ्रैक्शन सिंपल बता देते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दोनों मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट हो और लाइट अगर ऑब्लिकली फॉल करे, तो क्या होगा, लाइट बेंड होगी। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। अब क्या होगा अगर लाइट सीधी आएगी, तो इसके बारे में कोई बताएं कि लाइट अगर नॉर्मल फॉल करेगी, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉल करना। तो अगर नॉर्मल फॉल करेगी तो ध्यान रखना, जो लाइट बाहर जाएगी ये भी नॉर्मल वे में ही बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इस केस को डिस्कस नहीं कर रहे, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्लिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है ऑब्लिक। ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 को कह रहे हैं यहाँ पे। म्यू ले सकते हैं आप, मैंने एन लिया एज पर द एनसीईआरटी, राइट। थीटा एंगल आपको क्लियर है कि दोनों थीटा एंगल, मैंने आई और आर नहीं लिया जैसे बुक्स में लिखा है, मीडियम के हिसाब से चलते हैं। मीडियम 1 है तो थीटा 1 नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंट का, या जो भी लाइट हो, जब 5-6 अगर स्लैब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तब आप मीडियम नंबर के हिसाब से चल लेना। तो थीटा 1 नॉर्मल के साथ जो भी एंगल, चाहे रिफ्लेक्टेड हो चाहे इंसिडेंट हो, दोनों ही केस में एंगल नॉर्मल के साथ बनना है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो छोटा एंगल होता है हम वही लेते हैं। तो ये दो कंसेप्ट है, थोड़ा याद रखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको आता ही है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको आना चाहिए। फर्स्ट लॉ बिल्कुल सिंपल है। अगर रिफ्लेक्शन में हम यूज कर रहे थे टर्मिनोलॉजी, किसकी किसकी यूज कर रहे थे, रिफ्लेक्टेड की, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड नहीं लिखे आप। हम क्या करना है, इसको, इसका नाम बदल देना। अब क्या लिख रहे हैं आपको, अब इसको आप करना है रिफ्रैक्टेड कर देना है, बस। तो बात वही है, लाइट जो भी है, चाहे फिनोमेना रिफ्रैक्शन का हो रहा है चाहे रिफ्रैक्शन का हो रहा है, दोनों ही केस में जो भी लाइट इन्वॉल्व है, दे ऑल शुड बी इन द कोप्लेनर, मींस इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड नॉर्मल। पता लग गया ना, ये नॉर्मल है आपका, ये लाइन जो ब्लैक वाली लाइन है ये नॉर्मल है आपका। तो नॉर्मल और सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, ये सारी आपकी कोप्लेनर होनी चाहिए। पहली बात तो क्लियर होगी। दूसरा लॉ भी आपको क्लियर ही था, इसको हम सिग्नल्स लॉ कहते हैं। साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, यानी कि दो मीडियम में जो है एंगल बन रहा है रेडिएशन का, उसका रेशियो उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बताया जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स कहानी, इसलिए इसको प्रोडक्ट फॉर्म में याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ थीटा ऑफ एंगल, इंसिडेंट एंगल इन दैट मीडियम इक्वल टू द फॉर द एवरी मीडियम। चाहे मतलब साइन मान लो अपने 5-6 स्लैब ले लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बड़ी भी तो होती है, उसके बारे में तो सोचना है आपको। ठीक है, तो उस केस में यहाँ प्रोडक्ट रूल ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट रूल का सीधा मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि ये आप इधर रख दीजिए इसको,
और इस टर्म को उठा के इधर ले जाइए। तो अब आप क्या देखेंगे, याद क्या रहने में आसान क्या होगा, यहाँ मीडियम के हिसाब से हो जाएगा, यहाँ सारा 1 हो जाएगा, यहाँ सारा 2 हो जाएगा। ये याद रहेगा। पर मुझे मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम को भी डिफाइन कर सकता हूँ अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तो। ये न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए अच्छा कंसेप्ट है, को याद रखेंगे आप। इस टर्म से मैं पहुंचा sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 इक्वल टू द वेलोसिटीज रेशियोज इन दैट मीडियम v1 अपॉन v2। याद हो गया, यहाँ ये फॉर्म आसान है, यहाँ 1 अपॉन 2 है, ठीक है ना। तो ये याद हो गया मुझे, मैं इसका क्योंकि यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग, राइट। सो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और यही हमारा सिग्नल्स लॉ, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फटाफट आगे चलते हैं, समझते हैं कि हम कैसे इसको यूज करेंगे हाइगन प्रिंसिपल के साथ। तो उससे पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट दे दूं मैं आपको, कि अगर आपने यहाँ ध्यान से दिया हो तो पहले रेडिएशन इधर बैंड हुई थी, अब रेडिएशन इधर भी तो बैंड हो सकती है, और उस केस में एंगल ये हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होंगे। तो जो मीडियम है, पहले मैंने माना था ये रेयरर है मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, ठीक है। अब दूसरे केस में मैं क्या मान रहा हूँ, जो बाद वाला केस मैंने एक्सप्लेन करा उसमें इसे डेंसर मान रहा हूँ और इसे रेयरर मान रहा हूँ। यानी कि ये वाला केस ये वाला है और ये वाला केस, ठीक। अब थोड़ा सा विजिबल होगा आपको। तो ये दो केसेस के बीच के मैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और फिर हम इसके साथ आगे चलेंगे। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होगा, क्योंकि बात तो सारी हाइजन प्रिंसिपल और वेव फ्रंट के टर्म में करनी है, वेवलेट्स के टर्म्स में करनी थी। तो रेडिएशन जब मेरी फॉल होती थी, ये वेव फ्रंट हुआ, जो पिंक लाइन आपके सामने दिख रही है, राइट। ये वाला देखिए, ये वेव फ्रंट हुआ, राइट। अब लाइट ने इस मीडियम के इस पार्ट तक तो आना ही है ना, चाहे यहां से आए, यहां से भी आए, यहां से आए। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एक्सट्रीम केस लेके जैसे पिछली बार करा था उसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा टी टाइम में मान लेते हैं वी वेलोसिटी है, तो आर रेडियस होगा जैसा मैंने पीछे करा था। तो वैसे वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो सर्कल के हिसाब से लाइन मैच करवा देते हैं। ये एडिशनल पाथ हमारे पास बन जाएगा आर डिस्टेंस का। और ध्यान रखेंगे, एज पर द हाइजन प्रिंसिपल, रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। ये बात तो समझ में आ गई। पर ये मीडियम तो एक नहीं है, मीडियम तो अलग अलग है, तो होगा क्या, वेलोसिटी अलग होनी चाहिए, उसके बारे में सोचेंगे। पर उससे पहले ये देख लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा, ये हम पहले कर चुके हैं, राइट। और ये बताइए ये एंगल कितना होगा, ये भी हम पहले कर चुके हैं। आप सोचिए, तब तक मैं आऊंगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा सोचिए, तब तक मैं आपको सोचने को कह रहा हूँ। चलते हैं फिर, अब थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की तरफ। जब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की तरफ आते हैं, और क्योंकि मैं पहले बताया केस क्या ले रहा हूँ, रेयर टू डेंसर का, तो उस केस में क्या है, वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो वेलोसिटी अब कम हो जाएगी, तो यहाँ मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी मीडियम 2 में v2 है, तो रेडियस क्या बना, r2 बना। और पहले मीडियम में क्या है, v1 है, और रेडियस मैं मान लेता हूँ अब इसे r1 है, क्योंकि इस बार अब पहली बार चेंज आ गए। तो जो एक्सट्रीम लाइट्स हैं, ये पूरे का पूरा मीडियम 1 में रह रहा है, इसलिए मैंने इस लाइट को नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इनको लेता तो थोड़ी कहानी बदलती। मैंने उस केस को लिया जहां पूरे का पूरा v1 में रह गया, और ये दूसरा केस था जहां पूरे का पूरा v2 में रह गया। हेयर यू हैव, हेयर यू हैव व्हाट यू हैव, यहाँ पे आपके पास पूरा V1 है। समझ रहे हैं ना बात को, इस केस में पूरा V1 है, और इस केस में जो रेडिएशन आ रही है उसकी वेलोसिटी V2 है। टाइम वही है, सेम टाइम है। अगर 1 बज के 1 मिनट 5 सेकंड है और 10वें सेकंड में यहाँ से वहां से यहाँ आ रहा है, तो ये उतने ही टाइम में 5 सेकंड से 10 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो टाइम पीरियड सेम है, पर ये पर उस पीरियड में ये हवा में, या जो भी मीडियम मान लेते हैं, रेयर मीडियम में है, और ये लेसर मीडियम में है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके हिसाब से देखिए अब नया सर्कल बनेगा। जो हमारी कहानी है वेव फ्रंट की, वेवलेट की, हम वही बना रहे हैं कि नया वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या, और अब हमने इसकी लाइनों को हमने जोड़ लिया। अब बात अगर आप बाकियों की करेंगे, तो बाकियों की इसमें आप ध्यान से समझना। ये ये वाला पार्ट जो आएगा, ये वाला पार्ट, ये v1 वेलोसिटी से आएगा, ठीक है। और ये वाला थोड़ा डैश लाइन कर देता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये थोड़ा सा डेविएट करता हुआ आएगा, ठीक है। कैसे डेबिट कर सकते हैं, तो ये जो आएगा ये आपका V2 वेलोसिटी से आएगा,
इस केस में क्या होता, दोनों ही चीजें लेनी पड़ती मुझे। तो मैंने इसलिए दो केस एक्सट्रीम वाले ले लिए, जो पूरा V1 में है और इधर पूरा V2 में। तो रेडिएशन इस तरह से फिर वेव हमारे पास बाहर चली जाएगी। तो ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कंसेप्ट को समझते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करना है, हमें बात को समझना है, कैसे समझना है। तो मैंने डाल दिया कि रेडिएशन अगर अनडाइवर्टेड जाती है और दोनों मीडियम एक होते हैं, तो इस पिंक लाइन के अकॉर्डिंग ये यहां से चला आता है ना, इस तरीके से। पर क्योंकि मीडियम डिफरेंट है, और मीडियम डिफरेंट है तो पता है आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आपका N1 है, राइट। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, N2 है। ठीक है, तो वेरिएशन होगा और ये थोड़ा सा अपने इस पाथ से टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल यहाँ से चला गया। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इस बात को समझिए। अब जो कंसेप्ट कर रहे हैं, जो एंगल बन रहा है, अब ये एंगल कितने का है, थीटा 2 का है। रिफ्रैक्शन एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो थीटा 2 है, आपको पता ही है। तो जो लेंथ है इसकी, हम क्या मान के चल रहे हैं, R2 पहले ही मैंने आपको बताया। इसी तरीके से ऊपर में हम इसे पहले R1 मान चुके हैं, और हम एक बीच में जो कॉमन पार्ट है उसको हम ले लेते हैं। तो एंगल मैंने पूछा था कितना होगा, तो आपको याद होगा कि ये सिंपल रोटेशन का केस ही है कि 90 डिग्री। ये देखिए, ये थीटा 1 है, ये 90 है, टोटल एंगल 90 है। ये भी 90 है। ये थीटा 1 है, ये जो भी है, ये थीटा 1 है, तो ये जो भी है थीटा 1 का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट खुद एंगल, तो ये थीटा 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ थीटा 2 आप सोच के देखिएगा एक बार। ठीक है, तो कंसेप्ट है थीटा 1 थीटा 2, मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है आपको। और हम इस डिस्टेंस को जो बीच में थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए मान लेते हैं एक्स है, जो कॉमन दोनों ट्रायंगल में बन रहा है। एक ब्लू ट्रायंगल समझ लीजिए रिफ्रैक्टेड का, और एक ट्रायंगल समझ लीजिए जब लाइट मेरे पहले मीडियम में है, इंसिडेंट मान के चलिए आप। ठीक है, दो पार्ट, दो ट्रायंगल समझ में आ गया आपको। अब अगर आपको ये दो ट्रायंगल समझ में आ गए हैं, अब दो ट्रायंगल अलग से प्लॉट कर लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा केस। तो मैंने पहले पिंक वाले का करे, यानी कि इंसिडेंट वाले का करे, तो आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आप साइन थीटा निकाल पाएंगे आसानी से। तो साइन थीटा 1 इस केस में हो जाएगा R1/x। इसी तरीके से जब दूसरे केस में करेंगे, आप फिर से ट्रायंगल बनाइए, आपके पास साइन थीटा 2 आ जाएगा R2x। तो अगर आप साइन थीटा और साइन थीटा 1 और 2 का रेशियो निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा R1 और R2। और आपको याद है कि R1 क्या था, R1 था V1 डेल्टा टी, R2 था V2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, बचा क्या, V1 V2। यही तो मैं प्रूव करना था, यही तो सिनेरियो था मेरा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट। तो दैट्स अ सिंपल। तो कंसेप्ट और डेरिवेशन मैंने आपको बताया कितना आसान है, तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है। एक चीज और समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इस चीज को, कि जो हम सारा केस कर रहे थे जब लाइट जो हमारी है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी आपको पता ही है। ठीक है ना, V2 छोटा होगा, और ये उस सबकी कहानी थी। तो ये क्लैरिफाई होगा। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मीडियम 1 के। तो ये ऐसे होगा, ये तो क्लैरिफाई होगा आपको। दूसरा सिनेरियो हो सकता था उल्टा। उस केस में देखिए चेंजेस क्या आएंगे, आपने देखा, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो आपको पता लगेगा कि ये चेंज हो गया, ये यहां से इस तरफ डेविएट हो गया, है ना। ये बड़ा है इस बारी V2, क्योंकि ये मीडियम रेयरर है और ऊपर वाला मीडियम डेंसर है। ये कहानी यहाँ पे आपकी चल रही है, ठीक है ना। तो आपको डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम समझ में आना चाहिए। उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर क्वांटिटी है हमारी, यानी कि ये मीडियम रेयर है, तो इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, तो नेचुरल ये क्वांटिटी 1 से लेसर हो जाएगी। सो दैट्स ओनली द रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एज पर द हाइजन प्रिंसिपल। सो इस एप्लीकेशन ऑफ हाइजन प्रिंसिपल पार्ट 2 ये हमने कर लिया है, और हमें बहुत सारे कंसेप्ट, पोलराइजेशन समझने हैं। कई बार हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, और उसमें रेडिएशन हर तरफ एक जैसा नहीं होता। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बेसिकली ये टेंसर क्वांटिटी है, यानी कि इसके डायरेक्शन वाइज डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। हम मान के चलते हैं कि एक जैसी प्रॉपर्टी रहेगी, तब तो केस ठीक होता है। जब एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो उसमें डिफरेंस चीजें आएंगी, पोलराइजेशन में भी बहुत काम आएगा ये। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ हाइजन प्रिंसिपल बहुत है, इसके ही थ्रू ही हम बहुत सारी चीजों को और कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लेंगे आप एक बारी, तो आपका काफी काम आसान हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।
अब हम बात करेंगे कोहेरेंस की। ठीक है, कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, छोटे से बड़े एग्जाम तक के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट टाइम हम इसे डील करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और डीप लर्निंग करते रहिए, कंसेप्ट पेपर बनाते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी फल मिलेगा। धन्यवाद।